वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का एक नया टॉपिक, एंड दैट न्यू टॉपिक इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पहले मुझे बताओ बेटा, आवाज मेरी सुनाई दे रही है ना? प्रवीण कुमार, तन्नू, आर यू एबल टू लिसन टू मी? गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार, गौरव। तनु बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शगुन आज नया मेहमान हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, शगुन नाम है। आप बेटा बताइए, आप दोनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रवीण को आवाज सुनाई दे रही है, प्रवीण को वॉइस क्लियरली आ रही है। शगुन, तनु, आप दोनों बताइए, हाउ इज द वॉइस? सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज? मैसेज में आप लिख सकते हैं बेटा रिप्लाई। हाँ जी, प्लीज आप कंफर्म कर दीजिए बेटा, आवाज अगर आ रही है तो फिर हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। तनु, शगुन, बेटा आप अगर मोबाइल फोन से क्लास कर रहे हो या लैपटॉप से, जहां पर आपने लॉग इन किया है वहां पर बेटा जी दो ऑप्शन होंगे, दो या तीन ऑप्शन, उनमें से एक मैसेजिंग वाला ऑप्शन होगा। आप उस पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। आई होप आवाज अच्छा आ रहा होगा आपका। स्टार्ट कर दें हम? चलिए जी बेटा, हम स्टार्ट कर देते हैं। आपके वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं समझ लेता हूं कि आपको सुनाई दे रही है आवाज। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमको पढ़ना है। ठीक है प्रवीण कुमार, मतलब तुमने अच्छा पेपर किया है, राइट? बहुत बढ़िया। चलो बस बाकी बातें बाद में। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास ऑफ टुडे। अभी तक मैंने आपको बताया बेटा कि मेंडल के हिसाब से एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनिएगा, जितना आप क्लियरली सुनेंगे उतना आपको समझ में आएगा। मेंडल ने क्या बोला था? हर एक कैरेक्टर के पीछे एक जीन होता है और उस जीन के दो फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को हम अलील्स बोलते हैं या अलीलोमॉर्फ्स। मतलब कहने का ये है कि वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू मेंडल, मैं यहां पर लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू मेंडल, according to Mendel, one gene controls one character.
controls one character. हाँ, ये उसने जरूर बताया कि एक जीन के पास 2 अलील्स होते हैं. One gene has got 2 alleles. और यही 2 अलील्स या एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. बेटा तुमको याद होगा पिछली क्लास में मैंने पीलियोट्रॉपी बताया था ना. तो according to peleotropy, one gene has multiple number of effects. One gene has multiple number of effects. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और one gene controls multiple number of characters. Multiple number of characters. पिछली क्लास में ये पढ़ाया है मैंने. अगर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, या अगर एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे, उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रोसेस को हम पीलियोट्रॉपी बोलते हैं. पीलियोट्रॉपी में मैंने एग्जांपल दिया था सिकल सेल एनीमिया. याद होगा, याद है ना. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. क्या चीज है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? ध्यान से सुनिएगा. इफ a number of genes, if a number of genes, एक से ज्यादा genes control a single character. पीलियोट्रॉपी का बेटा ऑपोजिट है ये. If a number of genes control a single character, the process is known as poly मतलब many, genic inheritance. बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. क्यों, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. तो कीवर्ड हमने याद क्या रखना है, यहां पर एक जीन नहीं, मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. और ये मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स जो है ना बेटा, इनको पॉलीजीन्स बोलते हैं. पॉलीजीन्स मैं आपको ये एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, बट एग्जाम्पल से समझाने से पहले कुछ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में फैक्चुअल पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. Polygenic inheritance was first studied by पहली बार ये स्टडी किया था किसने? एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था जे कॉलरेटर. कब? 1760 में, इन केस ऑफ टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट में पहली बार जे कॉलरेटर ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को स्टडी किया था. ठीक है. दूसरा पॉइंट आप फैक्चुअल पॉइंट याद रखेंगे. एफ गाल्टन, दूसरे साइंटिस्ट का नाम एफ गाल्टन, 1883 में studied polygenic inheritance in human beings. पहली बार ह्यूमन बींग्स में
एफ गाल्टन ने स्टडी किया। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, नेल्सन एंड ईल, EHLE, इन्होंने 1908 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ of polygenic inheritance was obtained. इन्होंने व्हीट प्लांट के ऊपर रिसर्च किया। इन्होंने व्हीट प्लांट के कर्नल कलर को देखा। व्हीट कर्नल कलर, इन्होंने देखा कि व्हीट का कर्नल कलर एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। उसको कैसे इनहेरिट करना है, कैसे इनहेरिट वो होता है, उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने पहली बार दिया। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मैसेज में मुझे डन लिख दो, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। हाँ शगुन, अगर आप आवाज सुन रहे हो बेटा, आप भी मैसेज में डन लिख दो, तो अभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए बेटा, आपके वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तनु, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड शगुन, आपने मैसेज कर दिया, बहुत बढ़िया। तनु, आप भी मैसेज में डन लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, आई होप उन्होंने मैसेज में लिख दिया, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए, इसका हम एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, लेकिन हम आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज skin color in humans. Skin color in humans. Humans का skin color. Skin color in humans, it was first studied by Davenport. C.B. Davenport. 1913 में C.B. Davenport ने ह्यूमन स्किन कलर को स्टडी किया था और बोला था कि ह्यूमन स्किन कलर एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है ना? क्या बोला डेवनपोर्ट ने? इन्होंने कहा ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन स्किन कलर कंट्रोल्ड बाय three separate genes. Controlled by three separate genes. Let, हम उन जीन्स का नाम रखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर किसी इंसान का जीनोटाइप रिगार्डिंग दिस स्किन कलर के लिए जीनोटाइप कैपिटल ए,
कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी होगा। ये देखिए, ये रहा एक जीन, इसके 2 अलील्स, ये रहा दूसरा जीन, इसके 2 अलील्स, ये रहा तीसरा जीन। तो 3 अलग-अलग जीन्स हैं। ये तीनों जीन्स ह्यूमन के स्किन कलर को कंट्रोल करेंगे। अगर किसी इंसान का जीनोटाइप स्किन कलर के लिए ये रहा, तो दिस जीनोटाइप प्रोवाइड्स व्हिच कलर? वेरी डार्क कलर स्किन, वेरी डार्क कलर स्किन। वेरी डार्क कलर स्किन वाले इंसानों को हम निग्रोज बोलते हैं। ये ज्यादातर अफ्रीका में होते हैं। निग्रोज, बहुत ही ब्लैकिश कलर होता है इनकी स्किन में। और बेटा दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर जीनोटाइप ये होगा, देखिए ये रहा एक जीन, इसके 2 अलील्स, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। दूसरा जीन, इसके 2 अलील्स, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। सी वाला तीसरा अलील, अगेन ये होमोजाइगस कंडीशन में। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है ना? तो अगर ये वाला जीनोटाइप होगा बेटा, फिर तो स्किन कलर बहुत ही लाइट होगा, वेरी लाइट स्किन कलर, वेरी लाइट स्किन कलर, वेरी लाइट स्किन कलर। या व्हाइट भी बोल सकते हो आप। इसको बेटा जी हम कॉकेशियन कलर भी बोलते हैं, कॉकेशियन कलर, कॉकेशियन कलर। बेटा अमेरिकन एक्चुअली ब्लैक होते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रिटेन वाले ये बोल सकते हो कॉकेशियन कलर, जिनका स्किन कलर बहुत ही सफेद हो, ठीक है ना। हम एक काम करेंगे, इसको एक डायग्राम से समझा देंगे। ध्यान से देखिए, मैं एक खूबसूरत सा डायग्राम यहां से लाऊंगा। बताओ जी, ये दिखाई दे रहा है ना? बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता बेटा ये। एक काम करता हूं, दूसरा डायग्राम लाता हूं, रुको 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 रुको। 1 मिनट। लेट मी चेंज दिस डायग्राम। ये वाला सही रहेगा। बताओ, ये वाला डायग्राम कैसा है? दिखाई दे रहा है ना तुमको? सबको दिखाई दे रहा है ना?
अभी देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अरे समझ कैसे आएगा, अभी तो मुझे समझाने दो ना। ये देखो हमने करना क्या है, ध्यान से। एक मान लेते हैं, एक ह्यूमन है, एक मैन है। इस मैन का जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो इस मैन का स्किन कलर कैसा होगा? निग्रो, वेरी डार्क स्किन कलर। चलो मान लो इसने एक एक लेडी से शादी की, एक वुमेन से शादी की। उस वुमेन का वेरी लाइट स्किन कलर था, वेरी लाइट स्किन, कॉकेशियन स्किन। और देयरफॉर इस वुमेन का जीनोटाइप होगा स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो होगा क्या, जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद इसके गैमीट्स में दो ए में से एक ए आएगा, दो कैपिटल बी में से एक ही बी आएगा, दो कैपिटल सी में से एक कैपिटल सी। और इसके गैमीट्स में आएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जब ये फ्यूज होंगे तो रिजल्ट होगा ये कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? ध्यान से देखो, अगर इस जीनोटाइप में देखोगे तो टोटल 3 जीन्स हैं, लेकिन 3 जीन्स के कितने अलील्स हैं? 6 अलील्स है कि नहीं? एक अलील कैपिटल ए, दूसरा अलील स्मॉल ए, तीसरा अलील कैपिटल बी, चौथा अलील स्मॉल बी, पांचवा अलील कैपिटल सी, छठा अलील स्मॉल सी। तो 6 अलील्स हैं, 6 अलील्स या अलीलोमार्क्स। 6 अलील्स कितने जीन्स के? ऑफ 3 जीन्स। ठीक है ना? इसमें भी 6 अलील्स थे, दो तो 4, दो 6, 3 जीन्स हैं तो 6 अलील्स होंगे ना। बट ध्यान से अगर देखोगे, इन 6 अलील्स में से 3 अलील्स डोमिनेंट है, 3 अलील्स डोमिनेंट। कौन कौन सा अलील डोमिनेंट? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और 3 अलील्स आर रिसेसिव, 3 अलील्स रिसेसिव। कौन सा रिसेसिव? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो डोमिनेंट वाले कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। रिसेसिव वाले स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। है ना? तो ये वाला जो इंडिविजुअल होगा, इसका स्किन कलर कैसा होगा बेटा? ये ना तो पूरा डार्क होगा, ना ही पूरा, ध्यान से सुनना, इस स्किन कलर को हम क्या बोलते हैं? इट इज इंटरमीडिएट स्किन कलर, इंटरमीडिएट स्किन कलर। यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं है। यहां पर बेटा जी आपको याद रखने हैं, जीनोटाइप में डोमिनेंट अलील्स कितने हैं और रिसेसिव अलील्स कितने हैं। ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा। अगर सारे के सारे अलील्स डोमिनेंट होंगे, अगर सारे के सारे अलील्स डोमिनेंट हैं, तब जीनोटाइप, तब फिनोटाइप, तब कलर कैसा आएगा? वेरी ब्लैक, निग्रो। अगर सारे के सारे अलील्स रिसेसिव होंगे, जैसा कि इस कंडीशन में देखो, सारे के सारे अलील्स रिसेसिव हैं, तब स्किन कलर कैसा आएगा? प्योर, प्योर व्हाइट, वेरी लाइट स्किन। लेकिन अगर 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव होगा, जैसे कि इसमें और इसमें, 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, तब इंटरमीडिएट कलर आएगा। अब देखो, ये जो इंटरमीडिएट कलर वाले इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने अगर शादी कर ली, एक इंटरमीडिएट कलर वाला इंडिविजुअल दूसरे इंटरमीडिएट स्किन कलर के इंडिविजुअल से, फीमेल से शादी करेगा, तो ये कितने टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे? ये देखो, ये गैमिट क्या बनाएगा? पहला गैमिट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा गैमिट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। मैंने तुम लोगों को गैमिट निकालना सिखाया था। देखो मैं गैमिट निकालना फिर से सिखाता हूं। अगर ये एक जीनोटाइप है,
तो इसके गैमेट्स कैसे निकालोगे आप? आपको अलग-अलग लिखना है। पहले कैपिटल ए, स्मॉल ए, उसके बाद कैपिटल बी और स्मॉल बी को अलग-अलग करोगे। उसके बाद कैपिटल सी और स्मॉल सी को अलग-अलग करोगे। यहाँ पर भी कैपिटल सी और स्मॉल सी को अलग-अलग करके लिखोगे। अब देखो गैमेट, एक गैमेट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तीसरा गैमेट बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी। स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। चौथा गैमेट बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ये हो गया ना 4। अब पांचवा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। छठा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सातवां स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। आठवां स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये रहे 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, वो आप यहां लिखोगे। मतलब पहला वाला गैमीट में तीनों के तीनों अलील्स डोमिनेंट। देखो, तीनों के तीनों अलील्स डोमिनेंट। दूसरा वाला दो अलील्स डोमिनेंट, एक रिसेसिव। देखो, दो अलील्स, चलो व्हाइट को डोमिनेंट मान लेते हैं। दो अलील्स डोमिनेंट, ब्लैक इज रिसेसिव। तीसरा, दो अलील्स डोमिनेंट, ये देखो यहां पर भी डोमिनेंट के दो अलील्स, एक रिसेसिव, ये रहा। चौथे में दो डोमिनेंट, एक रिसेसिव, ये देखो। पांचवा, या यहां से लाऊंगा, ब्लैक को मान लेते हैं डोमिनेंट, तीनों के तीनों डोमिनेंट। फिर दूसरा, दो डोमिनेंट, एक रिसेसिव। फिर तीसरा, ब्लैक दो डोमिनेंट, एक रिसेसिव। फिर चौथा, ब्लैक दो डोमिनेंट, एक रिसेसिव। फिर पांचवा, एक डोमिनेंट, दो रिसेसिव व्हाइट वाले। फिर छठा, दो रिसेसिव, एक डोमिनेंट। फिर सातवां, दो रिसेसिव, एक डोमिनेंट। फिर आठवां, सारे के सारे रिसेसिव। सेम कहानी यहां पर, यहां से भी एग्स उतने ही टाइप्स के निकलेंगे। तो 8 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स और 8 टाइप्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस होंगे। जब ये फ्यूज होंगे तो दे विल प्रोड्यूस हाउ मेनी, 64 फिनोटाइप्स। कितने फिनोटाइप्स, कितने कैरेक्टर्स, 64 फिनोटाइप्स। और नीचे देखो लिखा क्या है, 64 में से एक जिसका स्किन कलर प्योर व्हाइट होगा, 64 में से 6 जिसका स्किन कलर थोड़ा सा हल्का सा, प्योर व्हाइट नहीं होगा लेकिन प्योर व्हाइट से थोड़ा सा कम व्हाइट होगा। 64 में से 15 होंगे जिनका और थोड़ा ब्लैक की तरफ कलर बढ़ रहा है। 64 में से 20 जिनका इंटरमीडिएट कलर होगा। 64 में से 15 जिनका कलर डार्क होगा। 64 में से 6 जिनका कलर और ज्यादा डार्क होगा। और 64 में से एक जिनका कलर प्योर डार्क होगा। तो देखो, प्योर डार्क एक आउट ऑफ 64, प्योर व्हाइट एक आउट ऑफ 64, है ना। प्योर डार्क और प्योर व्हाइट के बीच में कलर का ग्रेडिएशन आ रहा है। अब देखो, जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स हो जाएंगे उतना कलर डार्क की तरफ बढ़ेगा। पहले वाले में देखो, डार्क स्किन अलील्स, डार्क स्किन अलील मतलब डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील इसमें कितना, 0। डोमिनेंट यहां पर लिखूंगा मैं, डोमिनेंट अलील, डार्क स्किन अलील का नंबर 0, इसलिए प्योर व्हाइट। डार्क स्किन अलील का नंबर यहां पर कितना, डोमिनेंट अलील का नंबर कितना, 1, तो थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ बढ़ेगा। अब डोमिनेंट अलील्स का नंबर इंक्रीज हो गया 2, 6 में से 2 डोमिनेंट, 4 रिसेसिव, और थोड़ा डार्कनेस की तरफ बढ़ेगा। फिर 6 में से 3 डोमिनेंट, 3 रिसेसिव, तो इंटरमीडिएट कलर। फिर 6 में से 4 डोमिनेंट, 2 रिसेसिव, तो थोड़ा डार्क होगा। फिर 6 में से 5 डोमिनेंट अलील्स, 1 रिसेसिव, और डार्क होगा। अगर 6 के 6 अलील्स डोमिनेंट हो गए तब प्योर डार्क होगा। तो मतलब कहने का ये है, यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डार्कनेस वाले अलील्स बढ़ेंगे तो डार्कनेस वाला कलर भी डीप होता जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ रिसेसिव अलील्स बढ़ेंगे तो
लाइट स्किन कलर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? इसका बेटा अगर समझ आया तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, प्रवीण कुमार डन है ना? शगुन, तनु बेटा अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। अब ये खत्म नहीं हुआ, मुझे ये कंक्लूड भी करना है। शगुन, तनु अगर आवाज सुन रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। यस, ग्रेट। तो क्या सीखा हमने? मेन चीज जो हमको याद रखनी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, वो ये है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमको ये याद रखना है, मोर द नंबर ऑफ dominant alleles, more the number of dominant alleles, more intense will be the skin color. More intense will be the darkness color of the skin. ठीक। दूसरा पॉइंट, more the number of recessive alleles, more the number of recessive alleles, more intense will be the light skin color. Light skin color. तो तीसरा मैं कंक्लूजन में ये लिखूंगा, अगर जीनोटाइप होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, यहां पर सारे अलील्स डोमिनेंट, ऑल द 6 अलील्स डोमिनेंट। जब सारे के सारे अलील्स डोमिनेंट होंगे तब वेरी इंटेंस डार्क कलर ऑफ द स्किन, जिसको हम प्योर ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक स्किन कलर, वेरी इंटेंस ब्लैक स्किन कलर, इसको हम निग्रो भी बोलेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर ये हो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, अगर ये हो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, अगर ये हो, इसमें भी तीनों में आप देखो 5 डोमिनेंट, 1 2 3 4 5, एक रिसेसिव, 5 डोमिनेंट, 1 2 3 4 5, एक रिसेसिव, 5 डोमिनेंट, 1 2 3 4 5, एक रिसेसिव। तो यहां पर 5 डोमिनेंट alleles and one recessive allele. स्किन कलर कैसा आएगा? स्किन कलर डार्क, लेकिन प्योर डार्क नहीं होगा, हल्का सा कम होगा डार्कनेस वाला कलर, स्किन कलर डार्क। फिर देखिए
तीसरा पॉइंट, अगर मैं ऐसा लिखूं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एक मिनट, कैपिटल बी, स्मॉल सी, या कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, या स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो भी हो, 4 अलील्स डोमिनेंट, 4 अलील्स डोमिनेंट एंड 2 रिसेसिव, तो कलर लेस डार्क। इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा, फिर 3 अलील्स डोमिनेंट, 3 रिसेसिव, कलर कैसा, इंटरमीडिएट। फिर 4 रिसेसिव, 2 डोमिनेंट, कलर लाइट स्किन। फिर 5 रिसेसिव, 1 डोमिनेंट, कलर और लाइट। फिर 6 के 6 रिसेसिव, देन कलर वेरी लाइट। मतलब कहने का यह है कि जितना डोमिनेंट एलील्स बढ़ते जाएंगे उतना कलर डार्क होता जाएगा। तो मतलब स्किन का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहां लिखूं, स्किन का कलर डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स या नंबर ऑफ रिसेसिव एलील्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेयर स्किन कलर डिपेंड्स अपॉन number of dominant and recessive alleles, number of dominant and recessive alleles, quantity of dominant and recessive alleles, है ना। अगर डोमिनेंट अलील्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, नंबर ज्यादा हो गया, तो कलर उतना ही डार्क आएगा। अगर डोमिनेंट अलील्स का नंबर, क्वांटिटी कम हो गया, तो कलर लाइट स्किन की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए बेटा इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सके, यहां पर हम नंबर ऑफ अलील्स को काउंट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ प्रवीण, चलते हैं आगे। हमारा अगला वाला टॉपिक है लिंकेज। लिंकेज बहुत जबरदस्त टॉपिक, लेकिन लिंकेज से पहले बेटा जी आपको पता होना चाहिए मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता नहीं है तो फिर भाई ये समझ नहीं आएगा। मैंने पढ़ाया था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में कुछ आइडिया है तो बताओ, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। एक बार उसको खोल के देखना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद होगा वो। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने बोला था कि डायहेब्रल क्रॉस में जो जीन्स के अलील्स फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में अरेंज होते हैं। उसकी वजह से डायहेब्रल क्रॉस में रेशो आता था 9:3:3:1।
ये बीच के 3 और 3 जो थे, उन प्लांट्स को हमने रिकॉम्बिनेंट्स बोला था। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब नए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स। थोड़ा मैंने बता दिया, तुम एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं पहला पॉइंट यहां पर यही बोलूंगा कि लिंकेज जो है, लिंकेज इज it is a limitation of Mendel's law of independent assortment. Mendel's law of independent assortment. मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ये उसी का डिविएशन है, लिमिटेशन है। मतलब कहने का ये है कि मेंडल के बाकी जो लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, जो भी था, वो लॉज यूनिवर्सल थे। बेटा जी, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि लिंकेज ने बता दिया कि दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर। आप याद रखोगे, दिस लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल मतलब जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, लेकिन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक्सेप्शन है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। दूसरा पॉइंट इस लॉ के बारे में, दिस लॉ होल्ड्स गुड, हाँ, दिस लॉ होल्ड्स गुड only for the traits, only for the trait मतलब character, only for the traits whose genes are located in different chromosomes. ये लॉ तभी सक्सेसफुल है, तभी ये एप्लीकेबल है, जब किसी ट्रेट के जीन्स, किसी कैरेक्टर के जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हो। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन बेटा तुम मुझे बताओ, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सारे जीन्स होते हैं? टेल मी। तुम में और मुझ में, किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सारे जीन्स होंगे? होंगे क्या? हमारे अंदर कितने जीन्स हैं? बहुत सारे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। और क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे में? हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 पर सेल, मतलब 23 पेयर्स, है ना? तुम बोलो 23 पेयर्स। अगर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, क्रोमोसोम सिर्फ 23 पेयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ ना, बहुत सारे क्रोमोसोम्स ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर बहुत सारे जीन्स होंगे। एक क्रोमोसोम पे अगर एक जीन होगा तो टोटल 46 ही जीन्स होंगे। एक क्रोमोसोम पे अगर अगर दो जीन्स रहेंगे तो टोटल 46 का डबल 92 ही होंगे। पर हमारे अंदर, तुमने अभी कहा बेटा, हमारे अंदर काफी सारे जीन्स होते हैं। वी आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जीन्स, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, और क्रोमोसोम्स हमारे में 46 हैं, 23 पेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं, है ना? वी हैव, क्या मैंने कहा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। We have 23 pairs of chromosomes, and we have thousands of genes. Thousands of genes. मतलब क्या है इसका? It suggests that
each chromosome must possess a large number of genes. हर क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताया। अब देखो भाई लिंकेज, व्हाट इज दिस लिंकेज नाउ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है ये? लिंकेज का मतलब है टेंडेंसी, टेंडेंसी बोले तो एबिलिटी ऑफ टू और more genes, tendency of two or more genes to remain together। जब दो या दो से ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम पे एक साथ रहते हैं इन द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन, इन द ओरिजिनल, जैसे वो क्रोमोसोम पे थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर, इनहेरिटेड टुगेदर, आने वाली जनरेशन्स में एक साथ इनहेरिट होंगे। मतलब जैसे हमने मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला था ना, सेग्रीगेशन के टाइम पे जीन्स के अलील्स ना सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर दो या दो से ज्यादा जीन्स एक साथ रहेंगे क्रोमोसोम में ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में और वो इनहेरिट एक साथ होंगे, मतलब वो सेपरेट ही नहीं होंगे, तो अगेन यहां पर फेल होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। tendency of two or more genes to remain together in the original combination and inherited together is known as linkage। मैं एग्जांपल से बताऊंगा बेटा, is known as linkage। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, देख लो, लेट इट इज अ क्रोमोसोम, ये रहा इस क्रोमोसोम का पार्टनर जिसको हम होमोलॉग बोलते हैं। ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इस होमोलॉगस पेयर पे यहां पर एक जीन, एक अलील ए, इस अलील, इस जीन का दूसरा अलील यहां पर इसके पार्टनर के पास, देन बी, इसका दूसरा अलील इसके पार्टनर के पास। तो ये बना एक जीन, ये बना दूसरा जीन, यहां पर एक और जीन पी, इसका पार्टनर यहां पर, देन क्यू, इसका पार्टनर यहां पर। तो ये बना तीसरा जीन, चौथा जीन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दो जीन्स हैं, अगर ये एक साथ रहेंगे और आने वाले गैमीट में एक साथ इनहेरिट होंगे, सेपरेट ही नहीं होंगे। सिमिलरली अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ इनहेरिट होंगे तो कैपिटल ए और स्मॉल बी भी एक साथ गैमीट के अंदर जा सकते हैं, ये एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे। अलग ये किस वजह से हो सकते हैं बेटा? ये अलग ना क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो सकते हैं। मैंने तुमको बताया है क्रॉसिंग ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। सोचो जरा, अगर ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 1 अपना सेगमेंट, अपना पार्ट, अपना फ्रैगमेंट क्रोमोसोम 2 को देगा, तो हो सकता था ना ये कैपिटल ए इस क्रोमोसोम 2, प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर से ये जीन्स ना एक दूसरे से अलग अलग हो सकते थे, लेकिन लिंकेज का मतलब क्या है? अगर ये जीन्स एक दूसरे के साथ रहेंगे, दे विल रिमेन टुगेदर इन ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। ये दो जीन्स एक दूसरे के साथ रहेंगे, दे विल रिमेन टुगेदर इन ओरिजिनल कॉम्बिनेशन, और एक साथ गैमेट के अंदर इनहेरिट होंगे। तब हम बोलेंगे ए और बी क्या है? लिंक्ड जीन्स।
P और Q क्या है? लिंक्ड जीन्स। स्मॉल p स्मॉल q लिंक्ड जीन्स, कैपिटल A स्मॉल b लिंक्ड जीन्स। और लिंक्ड जीन्स का एक साथ रहना और आगे एक साथ इनहेरिट होना, इसी प्रोसेस को हम लिंकेज बोलेंगे। हाँ, मैं बोलूंगा कैपिटल B और कैपिटल Q, ये दो जीन्स लिंक्ड जीन्स है ही नहीं, मतलब ये सेपरेट होंगे क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। जो जीन्स क्रॉसिंग ओवर से अलग नहीं हो सकते, उन जीन्स को लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, और वो आने वाले गैमीट्स में, आने वाले जनरेशन में एक साथ इनहेरिट होते हैं। तो लिंकेज का मतलब टेंडेंसी, एबिलिटी ऑफ टू और मोर जीन्स टू रिमेन टुगेदर एंड इनहेरिट टुगेदर। ठीक है ना बेटा? इसका मतलब समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ू। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। हाँ तनु बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप? मैं आगे बढ़ूं? चलिए ध्यान से सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने बताया है लिंकेज का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिंकेज पहली बार डिस्कवर किया था बैटसन और पुनेट ने। लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पुनेट। बैटसन एंड पुनेट 1906 में। एक प्लांट में, उस प्लांट का नाम है स्वीट पी। स्वीट पी। स्वीट पी को बेटा हम बॉटेनिकली बोलते हैं लेथेरस ओडोरेटस। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी के ऊपर, जिसको हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं। बैटसन और पुनेट ने लिंकेज को डिस्कवर किया पहली बार किस प्लांट में? स्वीट पी में 1906 में। लेकिन लिंकेज को सही से एक्सप्लेन किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। इट वाज एक्सपेरिमेंटली explained by थॉमस हंट मॉर्गन 1910 में इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, एक फ्रूट फ्लाई, पूरा नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसके ऊपर काफी सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने लिंकेज को एज अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। ठीक है ना? इसलिए लिंकेज की डिस्कवरी का श्रेय मॉर्गन को ही जाता है, बिकॉज इसने लिंकेज को सही तरीके से, एक्सपेरिमेंटल तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक, अब देखिए लिंकेज का एक्सप्लेनेशन। ध्यान से सुनना। लिंकेज के बेटा दो पहलू हैं, टू एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिंकेज आर coupling and repulsion. Two aspects of linkage are coupling and repulsion. मतलब आप ये बोल सकते हो कि लिंकेज एक कॉइन है, उस कॉइन के दो फेसेस, कपलिंग एंड रिपल्शन। जैसे कॉइन में हेड्स और टेल्स होता है, लेकिन कॉइन एक ही है,
उसी तरह लिंकेज का कॉन्सेप्ट दो एस्पेक्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कपलिंग एंड रिपल्शन। पहले हम कपलिंग बोलेंगे, देखते जाइए। इफ टू अलील्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये देखो, इफ टू अलील्स, अगर दो अलील्स हैं, कौन सा कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दोनों अलील्स डोमिनेंट है। If two dominant alleles, capital A and capital B, are coming from the same parent, inheritance pattern में ये same parent से आएंगे। If two alleles, capital A and capital B, are coming from the same parent, they tend to remain together. They tend to enter the same gamete. ये एक ही गैमेट में जाएंगे। They tend to enter the same gamete. And inherit together. एग्जाम्पल मैं दूंगा, देखिए, अगर हम एक क्रॉस करेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। ऊपर हमने क्या लिखा, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही पेरेंट से आएगा, ये जीनोटाइप है ना बेटा, ये एक पेरेंट का जीनोटाइप है। पेरेंटल ऑर्गेनिज्म या पेरेंटल प्लांट का जीनोटाइप या पेरेंटल एनिमल का जीनोटाइप। तो अगर कैपिटल और कैपिटल बी एक ही पेरेंट से आएगा, तो जाहिर सी बात है कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही गैमेट के अंदर जाएंगे। जब ये गैमेट्स बनाएंगे ना, तो 50% गैमेट्स में ये वाला कैपिटल ए और ये वाला कैपिटल बी जाएगा, 50% गैमेट्स में ये वाला कैपिटल ए और ये वाला कैपिटल बी जाएगा। गैमेट्स विल बी कंटेनिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो अगर दो अलील्स एक पेरेंट से आएंगे, वो दो अलील्स एक गैमेट के अंदर एक साथ जाएंगे। इस चीज को बेटा जी कपलिंग बोलते हैं। क्या कपलिंग का मतलब? टेंडेंसी ऑफ जीन्स, एबिलिटी ऑफ टू alleles of the gene, ability of two genes to remain together. But कब एक साथ रहना चाहेंगे? When they are coming from the same parent. Ability of the genes, two or more genes to remain together if they are coming from the same parent. अगर एक ही parent से आएंगे तो वो एक साथ इनहेरिट होंगे। इस प्रोसेस को हम कपलिंग बोलेंगे। ठीक, अब देखिए रिपल्शन। If two alleles come from different parents, if two alleles come from different parents, यही दो alleles कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर दो अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे, they tend to enter the different gametes. They tend to enter different gametes. एक दूसरे से दूर रहेंगे, अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक पेरेंट का जीनोटाइप ऐसे लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी। यहां देखो, कैपिटल ए एक पेरेंट से आया, कैपिटल बी दूसरे पेरेंट से आया, तो जाहिर सी बात है जब ये गैमेट बनाएगा ना, ये गैमेट सारे बनाएगा, उनमें कैपिटल ए स्मॉल बी होगा, और ये गैमेट बनाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। बताओ, अलग अलग गैमेट्स में गया ना कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये वाला फेज जब दो अलील्स डिफरेंट पेरेंट्स से आएंगे, वो दो अलील्स अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, मतलब दे विल रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर दो अलील्स एक ही पेरेंट से आएंगे, तब वो एक साथ रहना चाहेंगे, दैट इज नोन एज कपलिंग। कपलिंग मतलब एक जीन के दो अलील्स या दो जीन्स के दो अलील्स अगर एक साथ रह रहे हैं, if they are coming from the same parent, then it is known as coupling. अगर ये दो जीन्स के दो अलील्स दूर दूर जा रहे हैं, अलग अलग गैमेट्स में इनहेरिट हो रहे हैं, and they are coming from different parents, then it is known as repulsion. ये दोनों चीजें हैं, these are related with the linkage. Two sides of the same coin, and that coin is linkage. One side is known as coupling and another side is known as repulsion. Two aspects of the linkage, coupling and repulsion.
और कपलिंग एंड रिपल्शन बेटा डिस्कवर किया था किसने? बैटसन और पुनेट। मैंने कहा ना, बैटसन और पुनेट ने 1906 में लिंकेज डिस्कवर किया, लेकिन बेटा जी उन्होंने इसको लिंकेज नहीं बताया, लिंकेज नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा स्वीट पी प्लांट में कपलिंग और रिपल्शन ऑफ जीन्स होता है। बाद में मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला में सेम तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मॉर्गन ने 1910 में बताया कपलिंग और रिपल्शन दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दो एस्पेक्ट्स हैं एक ही कॉन्सेप्ट के, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज लिंकेज। लेकिन बैटसन और पोनेट ने क्या बोला था? कपलिंग एंड रिपल्शन। स्वीट पी में कपलिंग ऑफ जीन्स और रिपल्शन ऑफ जीन्स होता है, but Morgan explained that coupling and repulsion are the two faces of the same coin, that coin is linkage. समझ आई बात? अगर ये समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके बेटा डन कर दो। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, तो मॉर्गन ने 1911 में लिंकेज का सही एक्सप्लेनेशन दिया। मॉर्गन ने सबसे पहला पॉइंट जो बताया, उन्होंने कहा जीन्स लाई in a linear order on a chromosome. एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लीनियर ऑर्डर में होते हैं। Genes lie in a linear order on a chromosome. ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे 5 जीन्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये 5 जीन्स लीनियर ऑर्डर में होंगे। ये पहला पॉइंट मॉर्गन ने कहा। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, the distance between the genes in the chromosome determines the strength of linkage. बहुत जबरदस्त पॉइंट। distance between the genes on a chromosome determine the strength of linkage. Determine the strength of linkage. मतलब कहने का ये है कि क्रोमोसोम के ऊपर अगर 5 जीन्स हैं, कैपिटल ए, फिर यहां पर स्मॉल बी, फिर स्मॉल सी, फिर यहां पर कैपिटल डी, फिर स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, मोर डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज लेस। मतलब कैपिटल ए और स्मॉल बी में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इनमें लिंकेज होने का चांस कम है। मतलब ये सेपरेट हो सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए, इन दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम, लेसर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इंडिकेट्स क्या? मोर स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज।
indicates more strength of linkage. मतलब they cannot be separated by क्रॉसिंग ओवर. जितना ज्यादा जीन्स नजदीक होंगे उतना ज्यादा वो क्रॉसिंग ओवर से अलग नहीं हो पाएंगे, उतना ज्यादा लिंकेज उनमें स्ट्रांग होगा. और जितना ज्यादा जीन्स में डिस्टेंस होगा उतना कम उनमें लिंकेज होने की चांसेस है, उतना उनमें सेपरेट होने के, अलग होने के ज्यादा चांसेस है. ठीक है ना. ये 2 पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं बेटा जी. क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली स्पेस्ड जीन्स, linkage will be more. Lesser space between the genes, linkage will be less. अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम, अगर लिंकेज कम है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा. इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो बेटा. हाँ जी तनु बेटा, आप भी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए. आई वेरी गुड. तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पेज पे. ऊपर हम लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स. arrangement of linked genes. क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स अरेंज कैसे होते हैं बेटा जी? लिंक्ड जीन्स क्रोमोसोम पे 2 तरीके से अरेंज होते हैं. एक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट. सिस अरेंजमेंट. and second one is trans arrangement. Trans arrangement. देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक क्रोमोसोम है. ये रहा इस क्रोमोसोम का होमोलॉगस पार्टनर, होमोलॉगस पेयर. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. चलो ये एक जीन का डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए, ये दूसरे जीन का डोमिनेंट एलील है कैपिटल बी. तो ये इस अलील का रिसेसिव अलील स्मॉल ए, इस जीन का रिसेसिव अलील स्मॉल बी. अब देखो, एक जीन के डोमिनेंट अलील्स, दूसरे जीन के डोमिनेंट अलील्स, 2 जीन है ना. ये रहा एक जीन और ये रहा दूसरा जीन. तो मैंने क्या बोला? डोमिनेंट अलील्स ऑफ बोथ द जीन्स. इस जीन का डोमिनेंट अलील कैपिटल ए, इस जीन का डोमिनेंट अलील कैपिटल बी. ये दोनों क्या है? डोमिनेंट अलील्स. डोमिनेंट अलील्स एक क्रोमोसोम के ऊपर और 2 जीन्स के रिसेसिव अलील्स दूसरे होमोलॉगस पार्टनर पे. रिसेसिव अलील्स. तो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ डोमिनेंट अलील्स ऑफ बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम and recessive alleles are present on the another chromosome, the arrangement is known as cis arrangement. अब देखिए ट्रांस में बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. ये ले लो, हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये रहा इस क्रोमोसोम का पार्टनर, होमोलॉगस पार्टनर. तो इस बार मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूं. कैपिटल ए स्मॉल ए, ये रहा एक जीन, फिर स्मॉल बी कैपिटल बी. उल्टा लिख दिया ना. अब देखो, इस वाले जीन का डोमिनेंट अलील और दूसरे वाले जीन का रिसेसिव अलील. एक क्रोमोसोम पे जीन का डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, दूसरे क्रोमोसोम पे इस जीन का रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील. तो मैंने क्या लिखना है? इफ
dominant allele of one gene and recessive allele of other gene are on the same chromosome. ये रहा dominant, ये रहा recessive. तो एक जीन का डोमिनेंट अलील, दूसरे जीन का रिसेसिव अलील एक क्रोमोसोम पे, फिर एक जीन का रिसेसिव अलील, दूसरे जीन का डोमिनेंट अलील दूसरे क्रोमोसोम पे. इस अरेंजमेंट को बेटा जी हम बोलेंगे ट्रांस अरेंजमेंट. समझ आई बात? सिस और ट्रांस अरेंजमेंट लिंक्ड जीन्स का, उन जीन्स का बेटा जी जो लिंकेज दिखाते हैं. अगर लिंक्ड जीन्स दो हैं और इन दो जीन्स के डोमिनेंट अलील्स एक क्रोमोसोम पे और रिसेसिव अलील्स दूसरे क्रोमोसोम पे, तब होगा अरेंजमेंट सिस. अगर दो जीन्स लिंक्ड हैं तो इन लिंक्ड जीन्स का एक जीन का डोमिनेंट अलील दूसरे जीन का रिसेसिव अलील एक क्रोमोसोम पे, एक जीन का रिसेसिव अलील दूसरे जीन का डोमिनेंट अलील दूसरे क्रोमोसोम पे, देन ट्रांस अरेंजमेंट विल बी ट्रांस अरेंजमेंट. क्लियर है ना? वेरी गुड. बेटा जी लिंकेज के दो टाइप्स हैं. मॉर्गन ने बोला लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज complete linkage. And second one is incomplete linkage. कंप्लीट लिंकेज में आपको याद रखना है क्या? इन F2 जनरेशन only parental characters are produced. इनकम्प्लीट लिंकेज में आप याद रखेंगे इन F2 जनरेशन parental combinations of characters along with recombinants are produced. बेटा हमें क्रॉस करेंगे, क्रॉस से ये पता चलेगा. कंप्लीट लिंकेज में कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट्स भी बनेंगे. ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, मैं अगले पेज पे क्रॉस दिखाऊंगा. कंप्लीट लिंकेज वाला क्रॉस और इनकम्प्लीट लिंकेज वाला क्रॉस. हाँ तनु बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए बेटा. ओके देखिए, वही वाला क्रॉस हम देखेंगे जो मॉर्गन ने किया था. तो मॉर्गन ने किया क्या? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को लिया, उसने देखा एक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, चलो हम ऊपर लिखेंगे पेरेंट्स. तो एक पेरेंट लिया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, उसमें रेड आईज थे एंड उसमें नॉर्मल विंग्स थे. एक ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला लिया, चलिए मान लेते हैं इट वाज
फीमेल हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। इसमें रेड आइज थे और नॉर्मल विंग्स थे। रेड आइज के लिए हम जीनोटाइप रखेंगे आर एंड आर, नॉर्मल विंग्स के लिए कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैटिंग कराया एक दूसरे ड्रोसोफिला मेल के साथ। उस ड्रोसोफिला में पर्पल आइज एंड वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल समझते हैं ना? वेस्टिजियल मतलब ऐसे विंग्स जिनसे वो उड़ नहीं सकते। ठीक है, बहुत छोटी विंग्स। पर्पल आइज के लिए रखेंगे स्मॉल आर, और वेस्टिजियल विंग्स के लिए स्मॉल डब्ल्यू। चलिए मान लीजिए ये एक मेल ड्रोसोफिला था। ठीक है, तो हुआ क्या कि फीमेल ड्रोसोफिला से जब गैमीट्स बने तो कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू वाले गैमीट्स बने, और यहां से स्मॉल आर और स्मॉल डब्ल्यू वाले गैमेट्स बने। ठीक है जी, तो F1 जनरेशन में जितने भी ड्रोसोफिला फ्लाइज निकले उनका जीनोटाइप था कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल आर, स्मॉल डब्ल्यू। देखो हम लिखते कैसे थे पहले, हमको अगर लिखना था तो हम लिख सकते थे ना कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन मैंने डेलिबरेटली लिखा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू अलग, स्मॉल डब्ल्यू अलग। क्यों? क्योंकि आर और डब्ल्यू लिंक्ड जीन्स हैं, हम लिंकेज पढ़ रहे हैं ना। आर और डब्ल्यू एक साथ इनहेरिट होंगे, स्मॉल आर और स्मॉल डब्ल्यू एक साथ इनहेरिट होंगे। इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये लिंकेज दिखा रहे हैं ना, दे विल स्टे टुगेदर। तो ये वाले जो फ्लाइज थे, दे वर हैविंग रेड आइज एंड नॉर्मल विंग्स। फिर प्लांट होता तो हम सेल्फिंग करते, लेकिन यहां पर हम सेल्फिंग नहीं बोलते बेटा, यहां पर हम इंटरक्रॉसिंग बोलते हैं। बट मॉर्गन ने यहां पर सेल्फिंग या इंटरक्रॉसिंग नहीं किया, मॉर्गन ने किया टेस्ट क्रॉस। ध्यान से देखिएगा, तभी मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस में किया क्या, जो ये वाले F1 फ्लाइज हैं, F1 फ्लाइज को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया। तो F1 फ्लाइज मतलब फ्लाइज जिनके पास जीनोटाइप था आर डब्ल्यू। कौन सी फ्लाइज थी ये बेटा? दे वर हैविंग रेड आइज, नॉर्मल विंग्स। इनको क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट बोले तो ये स्मॉल आर, स्मॉल डब्ल्यू वाले पेरेंट के साथ। ठीक है, ये क्या था? ये था मेल, यहां से फीमेल लिया। इसमें क्या थे? पर्पल आइज एंड वेस्टिजियल विंग्स। ठीक है ना? अब देखो भाई, ये तो केवल एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा, स्मॉल आर, स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, स्पर्म एक ही टाइप का निकलेगा। ये बेटा जी चार टाइप्स के गैमेट्स बनाएगा। चार टाइप्स बनाएगा क्या? ध्यान से सुनना, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू अलग नहीं होंगे, ये एक साथ इनहेरिट होंगे, गैमीट में एक साथ आएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू वाला एक फीमेल गैमीट बना। स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू ये अलग नहीं होंगे, बिकॉज दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। सिमिलरली ये भी एक ही फीमेल गैमेट के अंदर इनहेरिट होंगे। ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कैसा? कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू कभी नहीं बन सकता, स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बेटा कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड जीन्स है, ये दिखाते हैं लिंकेज, ये सेपरेट ही नहीं होंगे।
जब ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तो कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू के साथ कहां आएगा। इसी तरह स्मॉल आर और स्मॉल डब्ल्यू लिंक्ड है, ये एक दूसरे के साथ अलग ही नहीं होंगे। जब स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू से अलग नहीं होगा तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर के साथ नहीं आएगा, स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू के साथ नहीं आएगा। इसका इसका मतलब ये भी दो ही गैमेट्स बनाएंगे, ओनली टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मेंडल के केस में देखते थे तो ऐसा वाला जीनोटाइप से 4 तरह के गैमेट्स बनते थे। अब देखिए, ये वाला एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो रिजल्ट विल बी स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू। ये वाला एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो रिजल्ट कैसा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू। अब बताओ, स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू क्या देगा ये, पर्पल आइज, वेस्टिजियल विंग्स, और ये क्या देगा, रेड आइज, नॉर्मल विंग्स। अब बताओ, जो पेरेंट था, ये F2 जनरेशन बना हमारा बेटा जी, दिस इज F2 जनरेशन। जो पेरेंट था, एक पेरेंट में रेड आइज नॉर्मल विंग्स थे, यहां पर रेड आइज नॉर्मल विंग्स निकले। दूसरे पेरेंट में पर्पल आइज वेस्टिजियल विंग्स था, यहां पर पर्पल आइज वेस्टिजियल विंग्स निकले। तीसरे टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स निकला क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम बोलेंगे यहां पर F2 डाइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड है ना, बिकॉज दो जीन्स हैं, टेस्ट क्रॉस रेशो is 1:1, 50-50। यहां पर पैरेंटल कैरेक्टर्स ही निकले। मैंने अभी कहा ना, रिकॉम्बिनेंट्स यहां पर नहीं निकलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स मतलब न्यू कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। ऊपर हम लिखेंगे नो रिकॉम्बिनेंट्स, नो रिकॉम्बिनेंट्स। अगर तुम लोगों को बेटा डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो याद होगा, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो में 1:1:1:1 होता था। 25% पेरेंटल कैरेक्टर्स, 25% दूसरा पेरेंटल कैरेक्टर्स, 25% एक टाइप का रिकॉम्बिनेंट और 25% दूसरे टाइप का रिकॉम्बिनेंट। वहां पर 4 फिनोटाइप्स निकलते थे, बट यहां पर देखिए 2 ही फिनोटाइप्स निकले, और वो दोनों फिनोटाइप्स पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब ये हुआ, अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे टेस्ट क्रॉस के बाद, नो रिकॉम्बिनेंट्स आफ्टर टेस्ट क्रॉस, it indicates that linkage is complete। जब भी दो जीन्स में कंप्लीट लिंकेज होगा ना बेटा, कंप्लीट लिंकेज में कोई भी नए कैरेक्टर वाले कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते। रिकॉम्बिनेंट्स तब बनते हैं जब लिंकेज नहीं होता, या अगर इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ तब। पेरेंटल कैरेक्टर्स बेटा 50-50, 50% ये वाला पेरेंटल फिनोटाइप आएगा और 50% ये वाला पेरेंटल फिनोटाइप। तनु, प्रवीण कुमार, मुझे बताओ बेटा, आप लोगों को ये समझ आया? अगर समझ आया तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ठीक है ना? अब बचा हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। बेटा जी, टाइम खत्म होने वाला है, हमारे पास 3 मिनट है, तो एक काम करते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज वाला सीन आपको अगली क्लास में समझाते हैं, है ना? जी, तो इनकम्प्लीट लिंकेज वाला आपको अगली क्लास में समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज बेटा।